हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी, उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। लेकिन उससे भी पहले इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर बहुत सारे एक्ट आए। और उन एक्ट की स्टार्टिंग कब से हुई? उन एक्ट की स्टार्टिंग होती है 1773 से। 1773 से ये एक्ट बनना स्टार्ट हुए। और पहले फेज में अगर हम देखें तो पहले फेज में 1773 से लेके और 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वहां तक जो है कंपनी का रूल था। मतलब उसमें जो है इनडायरेक्टली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है रोल तो उसी का था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर वो कौन देख रहा है? वो देख रही है कंपनी। लेकिन 1858 से 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है वहां से एक चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि 1858 से और 1947 तक जो क्राउन है उसका जो है उसकी सत्ता इंडिया के अंदर लागू रहती है। वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स आए। उन फॉरेनर्स में जो मेन यूरोपियन पावर थी उनमें कौन कौन आए? उनमें सबसे पहले मतलब ये काम शुरू हो जाता है लगभग 1600 से। 1598 के अंदर जो है पोर्चुगीज इंडिया के अंदर आते हैं। तो 1600 से लेके और 1773 तक जो पोर्चुगीज थे, डच थे, डेनिश थे, ब्रिटिशर्स थे, या जो फ्रांसिस जो थे, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खुद ही फाइट कर रहे हैं आपस में इंडिया के अंदर। और इंडिया की जो क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, जो रीजनल पावर है, उनसे ही युद्ध कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपस में मतलब होता ये है कि आपस में एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इंडिया के अंदर 1765 के का जो बक्सर का वॉर था उससे डिसाइड हो गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रूल करेगी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इंडिया के अंदर जो यूरोपियन आए उनके आने का क्रम क्या रहा? एक क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो वो पहले मैं आपको बता दूं, उसकी एक कोडिंग बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। प्री के अंदर वो क्वेश्चन पीसीएस के अंदर तो पूछा ही जाता है, बाकी यूपीएससी के अंदर भी वो पूछा जा सकता है प्री के अंदर। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले आते हैं कौन? पोर्चुगीज या पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है डच आते हैं। इंडिया के अंदर कौन आता है? डच आते हैं। ठीक है, तो पहले हो गए हमारे पोर्चुगीज, दूसरे हो गए डच, फिर आते हैं ब्रिटिश या अंग्रेज आते हैं इंडिया के अंदर। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, है ना, पी डी और फिर बी। फिर आते हैं डेनिश कंपनी। और इसके बाद कौन आता है? इसके सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसिस। जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो आती है इंडिया के अंदर। तो इसकी कोडिंग आप ध्यान रखना, पी डी। ठीक है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण से आप याद रख सकते हैं। आप मैगजीन पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो पीडी उसको हम बोलते हैं, पीडी से आप याद रख सकते हैं। और बी डी और एफ। ठीक, पी डी, बी डी और एफ। डी के बाद ये आता है ई जैसी कोई कंपनी है नहीं तो एफ आ गया। ठीक, ऐसे आप इसकी कोडिंग ध्यान रख सकते हैं। अब की साथ कंफ्यूजन होगा कि डच और डेनिश में दोनों में डी डी है। देखो, डच छोटा नाम है तो ये पहले आ जाएगा, और डेनिश बड़ा नाम है तो ये बाद में आ जाएगा। तो ऐसे इसका आप पी डी, बी डी, एफ, इससे इसका आप सीक्वेंस ध्यान रख सकते हैं। देखो, तो इंडिया के अंदर जो सबसे मेन पावर है वो है ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ही इंडिया के अंदर रूल करके गए काफी लंबे टाइम तक। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1765 से 1765 में जो बक्सर वॉर होता है, बक्सर वॉर कब होता है? 1765 के अंदर होता है बक्सर का वॉर। यानी बक्सर जो युद्ध होता है वो होता है 1765 के अंदर। और इसी लड़ाई से डिसाइड हो जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर अब रूल करेगी। और इसमें जो दीवानी राइट्स हैं, दीवानी जो राइट्स हैं वो मिल जाते हैं, दीवानी या रिवेन्यू रिलेटेड जो राइट है वो मिल जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको जो है मिल जाते हैं राइट
रिवेन्यू के। और जो मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल जो साम्राज्य है, उसी का एक बाशिंदा बैठा है कहाँ पे, बंगाल के अंदर। क्योंकि बंगाल के अंदर जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। तो उसी में जो है जो बंगाल का जो नवाब है उसके पास कौन से राइट आते हैं, उसको मिलता है जुडिशरी का, उसको पावर मिलती है जुडिशरी और पुलिस की। ये पावर मिलती है किसको, ये पावर मिल जाती है बंगाल के नवाब को। तो इसी को बोले जाता है डायआर्की सिस्टम, यानी द्वैध शासन। इसमें क्या है कि एक तरफ तो हो गई कंपनी, दूसरी तरफ इसमें कौन हो गया, जो बंगाल का नवाब था वो हो गया इसमें, ठीक है। तो और ये सिस्टम बनाता कौन है, जो रॉबर्ट क्लाइव है 1765 में, उसी ने ये जो दोहरी शासन व्यवस्था है वही इसको डेवलप करके गया। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जो है, क्योंकि कंपनी के अंदर ठीक ठाक पावर आ गई, रेवेन्यू रिलेटेड पावर सारी कंपनी के पास है, तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो दबा के क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और अपने जो उनके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, उनको अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनको भी करप्शन करा रहे हैं। और मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय है उनके पास पैसा खूब आ रहा है, वो दबा के करप्शन कर रहे हैं, और जो कंपनी है वो जा रही है घाटे में। दूसरी तरफ बंगाल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो बंगाल है, बंगाल का जो किसान है, जो मेनली जो वहां का फार्मर है वो जा रहा है घाटे में, क्योंकि उसको जो है रिवेन्यू देना पड़ रहा है। तो जो फार्मर है उसकी हालत हो गई खराब, और इससे क्या हुआ कि पूरे बंगाल की हालत खराब हो गई। और 1772 मतलब इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 65 से 70 के दौरान क्या है कि बंगाल के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है। बंगाल के अंदर क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, फेमाइन पड़ गया। दूसरा एक और क्या हुआ कि जो 1772 के अंदर एक घटना घटती है, और वो घटना ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड 1 मिलियन पाउंड का जो है वो लोन मांगती है। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो जाती है, कैसे कि 1 मिलियन पाउंड जो है कंपनी को लोन चाहिए, क्यों चाहिए भाई। अब फिर उस पर जो है कमेटी बैठती है, उसकी पूरी जांच होती है, तो पता चलता है कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय है उन्होंने बड़े लेवल पे करप्शन किया है, और करप्शन करके कंपनी को ही घाटे में पहुंचा दिया। इसके अलावा एक फैक्टर और है कि 1769 के अंदर 1769 के अंदर मैसूर के अंदर एक घटना होती है कि जो मैसूर का जो हैदर अली है, मैसूर के अंदर जो हैदर अली है, ये हैदर अली क्या करता है, हैदर अली हरा देता है अंग्रेजों को मैसूर के अंदर। और इससे क्या है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी दोनों अलर्ट हो गई, क्यों कि भाई हैदर अली ने भी इनको हरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पावर बनाए रखने के लिए, इंडिया को अपनी मजबूत कॉलोनी बनाए रखने के लिए जो है एक एक्ट लेके आते हैं 1773 का, जिससे क्या है कि रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से किया जा सके। एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक घटना घट रही है, और वो घटना क्या है कि जो यूएसए है, यूएसए जो है इस दौरान यूएसए इनकी कॉलोनी था, और अच्छी कॉलोनी था जहां इनको अच्छा रॉ मटेरियल मिल रहा था, और उस कॉलोनी को ये खो देते हैं। मतलब जो यूएसए है उसको मिल जाती है फ्रीडम, यूएसए को मिल जाती है फ्रीडम। और इससे क्या है कि इन्हें ऐसी यूएसए जैसे यूएसए से इनको रॉ मटेरियल मिल रहा था, ऐसी इनको एक अच्छी कॉलोनी चाहिए, और वो कॉलोनी कौन सी है, वो है इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर इनको मिलेगा अच्छे लेवल पे, इनको क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा, कॉटन। और इससे पहले यूएसए से भी ये कॉटन लेते थे, ठीक है, क्योंकि कॉटन मिलेगा तो यूरोप के अंदर ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ती है तो कपड़े की पूर्ति कहां से होगी, वो कॉटन से होगी। तो एक रीजन तो ये रहा। दूसरा इनको क्या चाहिए, मसाले चाहिए, मसाले चाहिए। और ये जो मसाले हैं ना, जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो मसाले हैं, इनका क्या होता था, ये अगर मान लो यहाँ 50 रुपए में कोई मसाला मिला ना, तो यूरोप के अंदर वो 500 रुपए का, यानी 10 टाइम्स, और उससे भी ज्यादा कहूं तो 100 टाइम्स तक जो है वो बिकता था यूरोप के बाजार में। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, या इंडिया जो इनकी कॉलोनी है इसको भी खो दें। तो इसके लिए ये पूरा एडी चोटी का जोर इन्होंने लगा दिया।
और जो कंपनी थी, गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले कंपनी को पावर देके, कंपनी को ही पावर देके उसी से रूल कराती है। ये घटना होती है पूरी इस दौरान। अब मेन बात करेंगे कि जो सबसे पहले एक्ट लेके आती है उस टाइम पार्लियामेंट, वो लेके आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे क्या क्या चेंज इंडिया के अंदर हो गई, सबसे पहले ये देखना है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले चेंज क्या हुआ कि जो डबल जो डायआरकी जो सिस्टम चल रहा था, या दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन जिसको बोला जाता है, द्वैध शासन जो है ये क्या है, ये हो गया खत्म। जो मैंने आपको बताया था कि जो दीवानी जो मैटर है वो है कंपनी के पास, और जो जुडिशरी और जो पुलिस है वो है इसके पास। जो बंगाल का नवाब है उसके पास क्या है, पुलिस और जुडिशरी। तो ये जो द्वैध शासन है, जो दोहरी शासन व्यवस्था है, ये हो गई 1773 के एक्ट से खत्म। ठीक है, ये वाली। दूसरा इसमें एक चेंज क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इस सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नर जनरल जो है उसको पावर दी जाती है, यानी जो पावर्स है ना वो इकट्ठी करके एक आदमी को दे दी जाती है। मतलब पहले क्या है कि छोटी छोटी जो है पावर बटी हुई थी, अब ये सारी पावर इकट्ठी होके चली गई गवर्नर जनरल के पास, और उसके लिए गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए जो है 4 मेंबर रखे गए काउंसिल में। उसकी काउंसिल में जो है 4 मेंबर रखे गए जो उसकी हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल है, उसकी हेल्प के लिए जो है 4 मेंबर रखे गए, इसको हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारी पावर चली गई रूल एंड लॉज बनाने की, किसके पास? गवर्नर के पास चली गई। ठीक है, आगे चेंज क्या होता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी इसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट से जो है बंगाल के जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? ऐसा व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसा व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अब ये जो गवर्नर जनरल वाला जो कंसेप्ट है ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा 1833 तक, क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल अभी बन रहा है ना, ये बन रहा है कंपनी का, और 1858 में जाके जो है 1858 में यही जो गवर्नर जनरल है ये वायसराय बन जाएगा। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। उसके बाद जो है जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है उनको किसके अधीन रख दिया गया? इनको रख दिया गया, जो वॉरेन हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी के अधीन रखा गया। किसको? बॉम्बे और मद्रास को। यानी धीरे धीरे जो सत्ता है वो बंगाल से निकल के कहां तक पहुंच रही है? बॉम्बे और मद्रास तक। तो ये एक चेंज ये होता है। आगे देखते हैं आगे और क्या चेंज हुआ इसमें। ये मैंने आपको बता दिया कि जो गवर्नर जनरल था उसके लिए 4 सदस्यों की जो है उसकी काउंसिल में नियुक्ति की गई। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कितने मेंबर होते थे? 4 मेंबर होते थे। उसके अलावा जो डायरेक्टर थे कंपनी में सीओडी होते थे, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें मेंबर थे कितने? इसमें 4 मेंबर थे। ऐसे ही एक वर्ड और आपको सुनने को मिलेगा, बीओडी, और ये बीओडी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उससे आया था बीओडी। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीओडी किससे रिलेटेड है और बीओडी किससे रिलेटेड है। अब याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी सी से क्या बनता है? सी से ही बनता है कंपनी। सी से क्या बनता है? कंपनी। ठीक है, कंपनी बन गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए है? वो है
कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें 4 मेंबर है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी से क्या बन गया, ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको बोला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, क्योंकि 1784 से क्या होता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलके जो है इंडिया का जो गवर्नर है उसकी हेल्प करने लगेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर जो रूल है यही दोनों मिलके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करेंगे और यही रूल करेंगे। ये चेंज 1784 में जाके होता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि सीओडी क्या है, बीओडी क्या है। आगे देखते हैं, जो गवर्नर जनरल है उसको जो डायरेक्टर थे उनके जो आदेश हैं उनका पालन उनको कंपलसरी करना था। यानी जो गवर्नर जनरल है वो पूरी तरह पावरफुल नहीं था, उसको वो बंधा हुआ था किससे, डायरेक्टर से। इसके अलावा जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इससे एक घटना और घटी, और वो घटना क्या घटती है कि 1774 के अंदर एक्ट इसके लिए था कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1774 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस, ठीक है, और 3 अदर जस्टिस जो है इसके अंदर नियुक्त किए जाते हैं। और ये एक चीफ जस्टिस कौन था, इसका नाम पूछा जाता है, इस एक चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाता है। ये कौन था, सुप्रीम कोर्ट का, यानी जो गठित हुआ है 1774 के अंदर जो बना है कलकत्ता के अंदर, इसका चीफ जस्टिस कौन है, इसका चीफ जस्टिस है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को जो है इस कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चेंज हुए थे किससे, ये चेंज हो गए थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे रिलेटेड ये चेंज इंडिया के अंदर देखे गए। इसके बाद बारी आती है 1784 का जो रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। अब देखो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, ये क्यों आया, इसके आने के पीछे वजह है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर जैसे वो बनाया उसके बाद उसमें कुछ कमियां रह गई। और वो कमियां, सबसे बड़ी मेजर कमी क्या थी, मेजर कमी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि कंपनी के जो इंडिया के ऊपर जो शासन कर रही है धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं कंपनी की पावर को कम करना था और ब्रिटिश पार्लियामेंट की या गवर्नमेंट की पावर को धीरे धीरे बढ़ाना था। तो इसी में सबसे पहले क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर जितने भी क्षेत्रों पे जो है कब्जा कर रखा है, जिन जिन एरियाज पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन है या जहां से वो रिवेन्यू कलेक्ट करती है, तो उन क्षेत्रों को क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा इंडिया के अंदर भारत के जो ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, भारत में जो है ब्रिटिश संपत्ति के नाम से उसको जाना जाएगा, या पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। 1784 में ये बात कही गई कि अब उसको बोला जाएगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दूसरा चेंज क्या आता है कि इस एक्ट से मैंने आपको बताया था सीओडी और बीओडी। सीओडी एक मैंने आपको बताया था और दूसरा बताया था बीओडी। ठीक है, तो जो बीओडी है उसका गठन किया गया। ठीक है, बीओडी का गठन किया गया। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर ये काम किसके लिए कर रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अंदर टोटल मेंबर थे कितने, 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है इसके अंदर मेंबर थे कितने, सीओडी हो गया, बीओडी कह लो या बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, इसके अंदर कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर। और जो गवर्नर था, गवर्नर की हेल्प के लिए पहले जो है 4 जो मेंबर थे वो अपॉइंट किए गए थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर कितने मेंबर जो है अपॉइंट किए गए थे, 1773 के अंदर 4 मेंबर किए गए थे। और 1784 के अंदर इन 4 मेंबर को घटा के कितना कर दिया गया, इनको कर दिया गया 3 मेंबर कर दिया गया। और ये 3 मेंबर कब तक रहेंगे, ये रहेंगे 1833 के एक्ट तक।
इस बीच आपसे किसी भी एक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये तो आपको ध्यान रखना है कि 1784 से जो है 4 मेंबर को घटा के कर दिया गया था 3, और 1833 तक ये 3 ही मेंबर रही। ठीक है, अब वो चौथा मेंबर भी मैं आपको बताऊंगा जब 1833 का जो एक्ट है उसको पढ़ेंगे, तब उसकी बात करेंगे वो चौथा मेंबर कौन ऐड हुआ था। ठीक, जो गवर्नर्स काउंसिल थी वर एस्टेब्लिश इन बॉम्बे एंड मद्रास, यानी जो गवर्नर की काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया कहां कहां पे, बॉम्बे में कर दिया गया और मद्रास में। इनिशियल फेज में क्या है, इनिशियल फेज में जो है जो ब्रिटिशर्स है या कंपनी है वो शासन कर रही है कहां पे, बंगाल पे, और धीरे धीरे बंगाल से बाहर निकल के बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, यानी एक इंडिया के जो है वेस्टर्न कोस्ट पे है बॉम्बे, और एक जो है साउथ में इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है मद्रास। यानी धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करती जा रही है इंडिया के ऊपर। इसके बाद इस एक्ट में देखते हैं और क्या चेंज हुए। देखो इस एक्ट में तो इतना ही था, जितने इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट है या कंसेप्ट है जो भी है वो मैंने आप इसमें बीपीटी में रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, इवन प्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके बाद। इसके बाद एक 1793 में जो है 1793 के अंदर एक एक्ट और आता है, और इस एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, इस एक्ट में इतना इंपॉर्टेंट है बस ये समझिए, इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी जो मोनोपोली है, इसकी मोनोपोली को बढ़ाया जाता है 20 साल के लिए, यानी 1813 तक जो है ये क्या करेगी, इंडिया के अंदर जो है मोनोपोली इसकी रहेगी, यही अकेली इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो 1813 के चार्टर एक्ट से चेंज क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि जो 20 साल की मोनोपोली थी वो मोनोपोली कर दी गई खत्म, लेकिन खत्म करने के बाद एक जगह मोनोपोली बरकरार रही, और वो क्या था कि जो कंपनी जो मोनोपोली है वो बनी है इंडिया के साथ जो है व्यापार में, किस चीज पे, वो बनी है तो जो कंपनी की मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई इंडिया के अंदर से, केवल एक जगह बचती है, वो बचती है किस पे, टी। ठीक है, यानी चाय का जो व्यापार है, चाय के व्यापार पे अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, केवल चाय के व्यापार पे मोनोपोली रहेगी, बाकी अदर जितने भी प्रोडक्ट है उस पे मोनोपोली हो गई खत्म। और क्यों हो गई, इसके पीछे भी एक बहुत मेजर रीजन है। फिर हमें जाना पड़ेगा यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर क्या घटना घट रही है कि जो कॉन्टिनेंटल या जो महाद्वीपीय जो व्यवस्था है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये किसका है, नेपोलियन का। नेपोलियन जो है ये क्या कर रहा है कि ये ब्रिटिशर्स की जो है, ब्रिटिशर्स की मतलब कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से क्या कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है उसके ऊपर, उससे जो है उससे घेर के उसको मार रहा है पूरी तरह। वो चाह रहा है कि जो यहाँ के जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, जो कंपनी है, उसको बर्बाद करके जो है एक तरह से इसको मिट्टी में मिलाना वो चाह रहे हैं नेपोलियन। और उसी का खामियाजा क्या होता है कि जो ब्रिटेन के अंदर जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उनके रास्ते खोले जाए इंडिया के अंदर या अदर कंट्रीज के अंदर ट्रेड के। तो इसी को देखते हुए अब दूसरा है कि वहां पे जो लिबरल गवर्नमेंट है वो आ जाती है, तो वो क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करती है, केवल जो टी ट्रेड है, टी ट्रेड को चालू रखती है इंडिया के साथ, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो रहती है किसके साथ, चाइना के साथ, चाइना के साथ। तो दो वर्ड आएंगे कि चीन, ठीक है, यानी चाय और चीनी व्यापार को छोड़ के, और इस चीनी को आप शुगर मत समझ लेना, ठीक है, यानी टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड जो है ये बचा रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाकी सब जो है ओपन कर दिया गया अदर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी। और एक चेंज और क्या हुआ कि 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए एजुकेशन के लिए। किसके लिए दिए, एजुकेशन के लिए दिए। जो इंडियंस जो विद्वान लोग है ना, एक इसमें आप सुनोगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आगे जाके,
वो भी आएगी आगे जाके। लेकिन उस टाइम क्या है, आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए जो मिशनरी है वो इंडिया के अंदर खर्च करेगी किस पे, एजुकेशन पे। और इसके पीछे का पर्पज क्या है, इसके पीछे का पर्पज है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्लर्क तैयार करना। अभी तो मेनली ये जाके आगे होता है, लेकिन अभी यहाँ जो मेन रीजन है वो है जो ईसाई जो मिशनरीज है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर फैलाए। मेन टारगेट था ये। तो 1 लाख रुपए जो है रिलीज किए, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो मेन चीज 1813 का जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे यही हुआ। अब बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इससे क्या चेंज आया। देखो, अब तक जो गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उससे पहले वो केवल गवर्नर था। अब जो इसका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिया गया और इसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो 1833 वो पहली घटना है, वो पहला एक्ट है जब बंगाल से निकल के पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल उसको बोला गया। यानी इससे क्या है कि धीरे 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 अब जो ब्रिटिश हुकूमत है वो इंडिया के अंदर फैलती जा रही है पूरी तरीके से। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब उसको बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट से जो है बोला जाने लगा। ये आया 1833 से। और दूसरा कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या वैसे भी बिना एक्ट का नाम ये भी पूछा जा सकता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड बेंटिक को बनाया गया। अब इसके टाइम पे काफी चेंज होते हैं। एक चेंज क्या होता है, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक वाणिज्यिक संस्था ना रह के, यानी एक कॉमर्शियल जो ये क्या है, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट ना रह के ये अब क्या बन गई, ये बन गई एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बन गई। दूसरा इसमें क्या चेंज हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको कंप्लीट कंट्रोल दिया गया किसके ऊपर, रिवेन्यू के ऊपर जो है इसको कंप्लीट जो कंट्रोल है वो दिया गया रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स। यानी जो पावर्स है ना वो दी गई मोस्टली रिवेन्यू की भी, सिविल की भी और मिलिट्री मैटर्स की भी सारी दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। आगे एक चेंज और होता है इसमें, देखो ये जो ये आ रहा है ना फिर से सेंट्रलाइजेशन। ठीक, ये जो सेंट्रलाइजेशन जो आ रहा है इसमें, ये इसका कह रहे हैं कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया का ये अंतिम चरण था। और ये स्टार्ट कहां से हुआ, 1773 से हुआ था। और इसी में एक चेंज ये आया कि जो गवर्नर जो जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसकी हेल्प के लिए 1773 में कितने मेंबर होते थे, 1773 में 4 उसकी काउंसिल में मेंबर थे। 84 में जो है 1784 के अंदर ये मेंबर कितने बच गए, ये मेंबर बच गए 3 बच गए। फिर 1833 के अंदर यही मेंबर फिर से कितने हो गए, ये 4 मेंबर हो गए। अब ये चौथा मेंबर कौन है, ठीक है, ये चौथा मेंबर है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले कौन था, ये इसके बारे में बताता हूं मैं। ये था क्या, ये इसका जो लॉ कमीशन था, उस टाइम का पहला लॉ कमीशन जो है गठित किया गया, लॉ कमीशन, और ये उसी का जो है मेंबर बना। ठीक है, तो अभी इसको अस्थायी तौर पे इसको चौथा मेंबर बनाया जा रहा है। लेकिन 1853 का जो एक्ट आता है उसमें इसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। लॉ कमीशन का जो है इसको मेंबर बना दिया गया, तो चौथा मेंबर हो गया ये। और इसके अलावा इससे काफी रिफॉर्म इंडिया के अंदर हुए। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं और इसके अंदर क्या था। अब बात करेंगे 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। देखो 1833 से और 1853 यहां तक आते आते क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चेंज इंडिया के अंदर होते गए।
ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन है या कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो भारतीय क्षेत्रों पे जो है बढ़ता गया। अब इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड कुछ चेंज हुए, जैसे जो सिविल सर्विसेज थी वो पहले उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट हो रहा था वो कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज है उसमें अपॉइंटमेंट कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके लिए एग्जाम, एक परीक्षा का इसके आयोजन इसके लिए किया गया। और ये किस एक्ट से स्टार्ट किया गया, ये 1853 से क्या किया गया कि सिविल सर्विसेज के अंदर अब एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड बाय 1853, जो चार्टर एक्ट है इससे स्टार्ट हुआ। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया इससे जो सिविल सर्विसेज है इसमें अब अगर भर्ती होगी तो वो होगी एग्जाम के थ्रू 1853 के एक्ट से। और इसमें जो है ये एग्जाम भी इंडिया के अंदर नहीं होता था, ये होता था ब्रिटेन के अंदर या लंदन के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होता था। तो इंडियंस के लिए तो ये टफ था। दूसरा इसमें क्या चेंज किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल वर सेपरेटेड, यानी जो उसके एग्जीक्यूटिव और जो उसके लेजिस्लेटिव जो फंक्शन थे उनको सेपरेट कर दिया गया। उनको पहले एक ही थे, अब इनको अलग अलग कर दिया गया। दिस एक्ट अलाउड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 ऑफ whom were appointed by the provisional government ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। ये कह रहा है कि इस अधिनियम ने जो विधान परिषद है इसमें 6 नए सदस्यों को जो है शामिल करने की अनुमति दी, ठीक है, विधान परिषद के अंदर, जिसमें से 4 को जो है कहां कहां से चुना जाना है, बंगाल से 1 को चुना जाना है, बॉम्बे से 1 को चुना जाना है, मद्रास से, और 1 को जो है आगरा से, ठीक है। यहां से जो है इनका चुनाव किया जाना है। जो गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है अब उसका नाम बदल के जो है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये नाम किस एक्ट से आया, ये आया 1853 के एक्ट से। और इससे पहले नाम क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका नाम था। उसके आगे देखते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिगन फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, यानी जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको क्या बोले जाने लगा, इसको बोला जाने लगा मिनी पार्लियामेंट, या इसको बोला जाने लगा लघु संसद, ठीक है। तो संसद या पार्लियामेंट जैसा वर्ड भी 1853 के एक्ट से ही आता है। अब आगे और इसमें देखते हैं और क्या है। देखो 1853 तक जितने एक्ट थे ये सारे क्या है, ये अब तक रूल चल रहा है किसका, कंपनी का। लेकिन 1853 आते आते ऐसी कंडीशन बन गई थी, 1853 आते आते ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होने लगी। एक्टिव इन द सेंस कि उन्हें पता चलने लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनके ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं, वो उनका शोषण कर रहे हैं। उनकी जो दमनकारी जो नीतियां थी वो दिखने लगी। कहां पे दिखने लगी, वो दिखने लगी खासकर इकोनॉमी के अंदर। यानी वो एक तरह से उन्होंने क्या है कि धन की लूट मचा दी इंडिया के अंदर से। वो क्या है कि वो रिसोर्सेज निकाल रहे हैं और ब्रिटेन के अंदर जो रॉ मटेरियल यहां से ले रहे हैं उसी को जो है ब्रिटेन के अंदर जो है यूरोप के अंदर उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लूट थी उसका आउटपुट क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है 1857 का जो रिवॉल्यूशन थी, 1857 के अंदर जो क्रांति हुई वो दिखती है, ठीक है। ये इसका आउटपुट था अब तक जो कंपनी रूल था। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन जो है अब उसके अंडर में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। और उस टाइम की जो ब्रिटिश क्राउन थी वो कौन थी, उस टाइम की जो ब्रिटिश क्राउन थी वो कौन थी, 1857 में क्वीन कौन थी, एक क्वीन थी उस टाइम पे विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ये आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया जो है उस टाइम जो क्वीन थी उस टाइम की। अब क्या होता है कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसको देखने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे या उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी या गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी अब चेंज हो जाती है। वो चाहती है कि जो ब्रिटिशर्स है या पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली क्राउन के अंडर में इंडिया के अंदर अपनी सत्ता चलाए। यानी कहीं ना कहीं जो कंपनी थी, कंपनी का जो रूल था
या कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रही थी उसको कर दिया इंडिया के अंदर से खत्म। और अब जो कुछ लिबरल पॉलिसीज हैं वो लेके आती है वो इंडिया के अंदर 1858 का जो एक्ट है इससे। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुए। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि 1858 का जो एक्ट है इससे जो है कंपनी का रूल जो है वो इंडिया के अंदर से खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका रूल खत्म कर दिया गया, और जो ब्रिटिश क्राउन का जो रूल है उसको जो, या ब्रिटिश क्राउन को जो है सारी पावर्स दे दी गई। इंडिया से रिलेटेड जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई? वो दे दी गई ब्रिटिश क्राउन को। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, यानी भारत के लिए एक सचिव बनाया जाता था, ठीक है, जो सचिव था, जो सेक्रेटरी था, उसने अपने हाथ में कुछ पावर्स ले ली। और वो पावर्स कौन कौन सी थी? जैसे जुडिशरी रिलेटेड जो पावर थी वो उसने अपने हाथ में ले ली। इंडिया टूक ओवर द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द फॉर्मर डायरेक्टर्स कोर्ट एंड कंट्रोल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक, एक चेंज इससे क्या हुआ कि जो वायसराय है अब उसके माध्यम से भारतीय प्रशासन को नियंत्रित किया गया। अब तक क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया के अंदर जो है सत्ता चल रही थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए या कंपनी के इंटरफेयर से जो है अपॉइंट होता था। अब टोटली ब्रिटिशर्स या क्राउन के थ्रू जो अपॉइंट हो रहा है उसको बोला जाएगा वायसराय। ठीक है, इसको बोला जाएगा क्या? वायसराय। अब इस वायसराय के माध्यम से जो है सत्ता चल रही है। दूसरा, इसमें भारत के राज्य सचिवों को भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे। यानी एक जो है भारत सचिव या एक सेक्रेटरी का एक पद बनाया गया, और उसके लिए कितने मेंबर होते थे? उसके लिए होते थे 15 सदस्य जो उसकी हेल्प करते थे, जो उसकी काउंसिल में होते थे। और जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, जैसे मैंने 1837 में को क्या बताया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपको ध्यान रखना है। बंगाल का जो है पहला गवर्नर कौन था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये पीसीएस के प्री के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनके अंदर, वनडे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इवन यूपीएससी के प्री के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1883 के एक्ट से क्या चेंज हुआ, क्या पद आया? 1858 से जो है इस पद को वायसराय बोला जाने लगा। 1773 से का जो एक्ट आया था उससे जो है इस पद को क्या बोला जाने लगा। तो ये अलग अलग टाइम पे जो है इसका पूरा एक कंसेप्चुअल फैक्ट के साथ साथ एक कंसेप्चुअल कुछ स्टेटमेंट डाल दिए जाएंगे, और फिर आपसे पूछेगा कि एक कथन सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, पूरा फिर वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या चेंज हुआ। इसके बाद आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुए। देखो, 1858 के बाद बड़ी जल्दी 1861 का एक्ट आया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि 1858 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जिनको सुधारने के लिए 1861 का जो है एक्ट लेके आना पड़ा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। इससे पहली बार क्या हुआ कि जो इंडियंस थे, इंडियंस को जो वायसराय की जो विधान परिषद थी या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर जो है नॉमिनेट किया गया इंडियंस को, और एज ए नॉन ऑफिशियल जो है मेंबर्स, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है इंडिया के इन वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर अपॉइंट किया गया। और यही स्टेटमेंट डाला जाएगा कुछ एग्जाम के अंदर कि किस एक्ट से जो है इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री मिली थी। ठीक है, तो एंट्री मिली थी 1861 से। और एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये आपको ध्यान रखना है, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है इंडियंस वर नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक स्टेटमेंट तो ये हुई। दूसरा कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एस्टेब्लिश्ड एट द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल्स, यानी जो प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ, और सेंट्रल लेवल्स पे जो है इसका गठन हुआ, या प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर विधान परिषदें स्थापित की गई। आगे क्या है
कि जो बॉम्बे था, बॉम्बे और मद्रास, बंबई और मद्रास प्रांतों की जो विधायी शक्तियां थी उनको बहाल कर दिया गया। ठीक है, ये अब तक किसके अंडर में चल रही थी? अब तक क्या है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में थी, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर में थी। अब क्या है, 1861 से इनको पावर दे दी गई खुद की। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई गई। नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, यानी पाकिस्तान वाला जो नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है और बंगाल, ठीक है, इन स्टेट के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्थापित की गई 1861 के एक्ट से। इसके बाद आता है 1892 का एक्ट। और अब देखो 1885 में जो है 1885 के अंदर जो है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। और धीरे धीरे क्या है कि जो इंडियंस है अब वो जागरूक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे छुटपुट ऐसी घटनाएं होती जा रही है जो मतलब कहीं ना कहीं चेंज चाह रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या चेंज चाह रहे हैं? वो चेंज चाह रहे हैं, वो ऐसे चेंज चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है कुछ सुधार हो और ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ही सुधार हो। ठीक है, क्रांति अभी स्टार्ट नहीं हुई बड़े लेवल पे, ये घटनाएं स्टार्ट कब होती है? 1898 से, जब चापेकर बंधु जो है वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, फिर 1905 का जो बंगाल के अंदर जो विद्रोह हुआ वहां से। ठीक, तो 1885 का जब कांग्रेस का गठन हुआ उसके बाद डिमांड्स होने लगी चेंज करने की कि इंडियंस को भी जो है सत्ता में कुछ ना कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज बढ़ाया गया। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया। क्योंकि एक तो यह है कि इंडिया के बड़े क्षेत्रों पे जो है जो ब्रिटिश सत्ता थी वो फैल गई थी, तो उसके लिए क्या चाहिए थी? बड़ी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए थी। दूसरा डिमांड थी कि उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए। फिर मोर पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स बढ़ाई गई। दे कुड डिस्कस द बजट एंड क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव, मतलब ये जो है बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि बजट में जो है बहस करने की पावर किस जो है एक्ट से मिली, वो था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए। अब देखो उस टाइम कुछ मतलब सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टेड जो लोग थे, जो प्रोविंसेस थे, उन्हीं को जो है वोट डालने के राइट्स थे। बस मतलब कोई ऐसी खास वजह थी नहीं कि वोटिंग राइट किसी को थे, लेकिन एक स्टार्टिंग हुई यहाँ से। इसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पर द प्रोविजंस गिवन इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये कह रहा है कि जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पेश किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब देखो, अब फिर एक ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक चेंज क्या आता है कि 1905 में जो है बंगाल के अंदर बड़े लेवल पे जो है अंग्रेजों का विद्रोह होता है। ठीक है, क्रांतियां होने लगी थी। नरम दल और गरम दल दो खेमे बट गए थे आपस में। 1906 में जो है 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो एक तरफ जो है मुस्लिम लीग वो अपने लिए कुछ राइट्स की डिमांड कर रही थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, अब वो एक चाल खेलते हैं। और जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को 1947 में हम देखते हैं ना, उसकी जड़ें दिखती हैं 1906 में जो ये मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद 1909 का जो मोरले मिंटो एक्ट जो है, मोरले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोला गया है, इसी में हम देखते हैं पाकिस्तान के बीज, यानी पाकिस्तान के बीज तो जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म में ही बो दिए गए थे। वो कैसे कि इसके अंदर देखो, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ दो वर्ड है, मोरले मिंटो। ये मोरले मिंटो है कौन? देखो, मोरले मिंटो है भारत सचिव, सेक्रेटरी मोरले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरले मिंटो में
सचिव कौन था और वायसराय कौन था। तो जो पहले नाम होता है वो होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है जो पहले नाम होता है वो होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या सचिव। और जो दूसरा नाम होता है मिंटो या दूसरे नंबर पे जो नाम होता है वो होता है वायसराय। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब क्या है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वाज रिनेम्ड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 1853 के एक्ट से ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट से हुआ, या इसमें स्टेटमेंट दे देगा कि फला एक्ट से या 1892 का एक्ट या 1773 या कोई भी एक्ट इसमें डाल देगा, 1919 का एक्ट डाल देगा, या एक ऑप्शन में 1909 का मोरलेमेंटो एक्ट भी रखेगा कि इससे जो है इसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पड़ गया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग होती है। यही वो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के बीच यही बोल दिए गए थे। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ये समझना है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो मुसलमान है, मुस्लिम्स जो है उनको जो है कुछ सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व कर देते हैं, सीट्स रिजर्व कर दी। और ये किसकी डिमांड पे हो रही है, ये हो रही है जो मुस्लिम लीग है उसकी डिमांड पे। यानी अब ये चाल खेल रहे हैं, अब एक तरफ जो है मुस्लिम लीग होगी, एक तरफ जो है गरम दल होगा, एक तरफ नरम दल होगा, एक तरफ कांग्रेस होगी, और इनको आपस में भिड़ा देंगे। अब आगे जाके बाकी सब तो एक हो जाएंगे और जो मुस्लिम लीग है ये एक हो जाएगी, और फिर यही दोनों आपस में लड़ते हैं, और लड़के क्या है कि फॉर्मेशन होता है पाकिस्तान का। तो इसी में क्या होता है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो मुस्लिम्स है उनके लिए कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई, और एक रूल और बना दिया गया कि जो रिजर्व सीट है उस पे वोटिंग राइट किसको होंगे, मुस्लिम कुड बी मेड टू वोट। रिजर्व सीट पे जो है मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, यानी मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसके लिए वोटर होगा। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर इंडियंस के अपॉइंटमेंट की स्टार्टिंग हुई, और सबसे पहला मेंबर कौन था, वो था सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर इंडियंस के अपॉइंटमेंट की स्टार्टिंग किस एक्ट से हुई, तो वो 909 का जो मोरलेमेंटो रिफॉर्म था इसी से हुई। और इसमें पहला मेंबर कौन था, पहले मेंबर थे सत्येंद्र सिन्हा, और इनका क्या पद था, ये लॉ मेंबर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक लॉ मेंबर के रूप में इसमें अपॉइंट हुए थे। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, नाम है इसका क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर वही बात आती है, मैंने भी बताया मॉन्टेग्यू कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है। चेम्सफोर्ड हो गए वायसराय ऑफ इंडिया और मॉन्टेग्यू हो गए सेक्रेटरी। ठीक, 1919 का जो रिफॉर्म है इससे क्या चेंज हुए, देखो इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और घटना क्या होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो हो जाता है, और इससे क्या है कहीं ना कहीं देखो इंग्लैंड जीत तो जाता है, इंग्लैंड इसमें जीत तो जाता है, लेकिन क्या है कि फाइनेंशियली वो टूट जाता है काफी। और इस बीच जो इंडिया के जो क्रांतिकारी है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। धीरे धीरे जो नरम दल के लोग थे जो इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुधार के थ्रू जो है इंडिया के अंदर सुधार चाहते थे, अब वही चेंज होते होते 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री, और उस एंट्री से क्या है कि पूरा इंडिया धीरे धीरे यूनाइट होने लगा था। उससे पहले जो इनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन और भी आए, ठीक, तो उससे क्या है कि क्रांतियां भड़कने लगी थी बड़े लेवल पे। तो 1919 में जो है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसमें क्या चेंज हुए, इसमें पहली बार क्या हुआ कि
बाईकैमरल सिस्टम जो है इसमें लागू किया गया। क्या किया गया इसके अंदर? बाईकैमरल सिस्टम जो है वो लागू किया गया। इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया बाईकैमरल सिस्टम, यानी दो हाउस बनाए गए। जैसे आज के टाइम पे एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि दो हाउस बनाए गए। ये बाईकैमरल सिस्टम जो है 1919 का जो एक्ट है यहाँ पहली बार देखा जाता है इंडिया के अंदर। अभी इंडिया के अंदर बाईकैमरल सिस्टम ही लागू है, लेकिन 1919 के अंदर भी जो है बाईकैमरल सिस्टम आ गया था। जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट वर सेपरेटेड, यानी जो प्रोविंस जो प्रांतीय विषय है और जो सेंट्रल सब्जेक्ट है उनको सेपरेट किया गया। जैसे आपने सुना होगा शेड्यूल 7 के बारे में। शेड्यूल 7 के बारे में आपने देखा है कि वहां पे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट के विषय सब्जेक्ट है वो अलग हो गए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो अलग हो गए। तो ये सेपरेशन भी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल जो सब्जेक्ट है वो उनको सेपरेट कर दिया गया। और इनको सेपरेट क्यों किया गया? तो इसी से एक सिस्टम निकल के आता है डायआर्की अ डबल गवर्नेंस स्कीम, ठीक। यानी प्रांतीय एवं केंद्रीय विषय अलग अलग कर दिए गए और द्वैध शासन प्रणाली एक दोहरी शासन योजना प्रांतीय विषयों में जो है शुरू की गई। कहां पे शुरू की गई? जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स है उनके अंदर लागू किया गया डायआर्की, कौन सा सिस्टम? डायआर्की सिस्टम जो है इनके अंदर लागू किया गया। वो कहां पे किया गया? स्टेट के अंदर। ये ध्यान रखना कि डायआर्की सिस्टम लागू कहां पे किया गया? प्रोविंस के अंदर। यही डायआर्की सिस्टम जो है 1935 के एक्ट से खत्म करके सेंटर के अंदर लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपसे, यही स्टेटमेंट डाला जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1919 का जो एक्ट था उससे डायआर्की सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन कहां लागू किया गया था? वो किया गया था प्रोविंस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जाके इसमें क्या चेंज होता है कि जो इसको फिर जो ये सब्जेक्ट थे इनको दो भागों में बांटा गया। पहला था ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरी थी पहली थी रिजर्व लिस्ट, रिजर्व, और दूसरा इसमें ट्रांसफर्ड, दो में बांटा गया। तो जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी इसमें क्या क्या था वो एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या क्या था? तो इसमें था हमारा एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट का जो सुपरविजन था, ये सब थे किसमें? ये सब थे ट्रांसफरेबल लिस्ट में इंक्लूड थे। यानी इसमें क्या था? इसमें जिम्मेदारी तो थी, काम करने की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन पावर नहीं थी। और ये ज्यादातर ये सब्जेक्ट्स किसको दे दिए गए? प्रोविंस को। यानी जहां पे राजा रजवाड़े, जहां पे इंडियंस है, वो सब्जेक्ट्स दे दिए गए किसको? प्रोविंस को। ट्रांसफरेबल, पावर नहीं है लेकिन जिम्मेदारी है काम करने की, और जो पावर थी वो मिल गई सेंटर को, ठीक। तो ये चेंज हुआ। द रिजर्व लिस्ट इंक्लूड, जो रिजर्व लिस्ट थी उसके अंदर क्या इंक्लूड था? उसके अंदर था कम्युनिकेशन, जो फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स है या फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट रखे गए किसके पास? ये रखे गए सेंटर के पास। यानी अच्छे काम, जहां से पैसे इकट्ठा होना है, जहां पे ताकत दिखानी है, ये सारे सब्जेक्ट रखती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने पास, और जो स्टेट है उनको जो है ट्रांसफर करती है क्या? जिम्मेदारी, कि तुम काम करो, पैसा हम कमाएंगे। तो ये सिस्टम लागू किया गया। ऑफ द 6 मेंबर इन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 वर इंडियंस। जो वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे? टोटल 6 थे, जिसमें से अब 3 इंडियंस थे और 3 जो है ब्रिटिशर्स थे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अब धीरे धीरे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चेंज हुआ। अब आगे देखो, इस एक्ट से जो है पहली बार इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, 1853 का एक्ट, जिसमें जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन था वो रिटन होने लगा था। पहले अपॉइंटमेंट कंपनी करती थी, लेकिन अब एग्जामिनेशन होने लगा था। और कहाँ होता था? लंदन में। 1919 का जो एक्ट है, इससे भारत के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का जो है प्रोविजन आया। पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है एक एक्ट बनाया गया। दूसरा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एक्सटेंड किया गया। जो 1909 का जो एक्ट था, मॉर्ले मिंटो जो एक्ट था, उसमें केवल मुस्लिम्स को जो है
जो कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन था वो दिया गया था। अब इसको बढ़ाया गया कहाँ कहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस कम्युनिटी तक इसको बढ़ाया गया। ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, इसके अलावा सिक्स को दिया, जो सिक्स थे उनको दिया गया। ठीक, कौन कौन हो गया इसमें, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और जो सिक्स थे, सिख जो है, और मुस्लिम्स तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ही। ठीक, ये चेंज किया गया। और दूसरा एक चेंज क्या किया गया कि जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट किस आधार पे मिले, जो वोटिंग राइट है वो मिले किस आधार पे, यानी जिसकी 3000 इनकम है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ रुपए 3000 रुपीज, 3000 का जो है जो टैक्स भरता है, जो रेवेन्यू भरता है सरकार को, उसको दिए गए वोटिंग राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वोटिंग राइट है लेकिन सिलेक्टेड लोगों के पास है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह नहीं है। आगे फिर क्या चेंज होता है, द मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे वो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन एट द एंड ऑफ 10 years टू रिव्यू द फंक्शनिंग। यानी कह रहा है जो 1919 का जो ये एक्ट है, इसके रिफॉर्म के लिए या इस पे जो है रिव्यू के लिए, इसके रिव्यू के लिए 10 साल बाद एक आयोग आएगा, इसकी भी बात इसमें की गई। और वो आयोग कौन आया, वो आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 जनवरी में इंडिया के अंदर आया, 1927 में उसका गठन हुआ। और वो पहले ही गठित क्यों करना पड़ा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो क्रांति है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो उसको 10 साल से पहले ही उसको इंडिया के अंदर भेजना पड़ा। और उसकी परिणति क्या हुई कि कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उधर गांधी जी बहुत एक्टिव है, उधर भगत सिंह बहुत एक्टिव है, चंद्रशेखर बहुत एक्टिव है। कुल मिला के कांग्रेस, गरम दल और जितने भी नेता है वो बहुत एग्रेसिव है। मुस्लिम लीग अपने लेवल पे एग्रेसिव है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की हालत अब खराब होती जा रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि 1935 में जो है 1935 में जो है एक एक्ट और आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो रिपोर्ट है, उसी के आधार पे जितना रिव्यू किया गया 1919 के एक्ट के बाद क्या कि अब क्या चेंज इंडिया के अंदर होना चाहिए, तो इसके लिए आया 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट, ये मान के चलिए कि इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 50-60% चीजें इसी एक्ट से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या चेंज हुआ, इससे चेंज ये हुआ कि इंडिया के अंदर 11 में से जो 6 प्रांत है, जिसमें कौन कौन है, बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, असम है, बिहार है, और जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश, इसमें जो है जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो लागू की गई। पहले जो बाइकैमरल सिस्टम था ये कहां पे था, सेंटर में लागू था। बाइकैमरल सिस्टम कहां लागू था, सेंटर के अंदर था। इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर ये सिस्टम लागू था। अब इन 6 स्टेट के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल मिला के 11 में से 6 स्टेट के अंदर जो है बाइकैमरल जो सिस्टम है ये लागू किया गया। ठीक, बाइकैमरल सिस्टम 6 स्टेट के अंदर लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो एक चेंज और हुआ, मैंने आपको बताया था 1919 का जो एक्ट था उसमें डायआर्की सिस्टम लागू किया गया था स्टेट के अंदर। अब उसको खत्म कर दिया गया। जो डायआर्की सिस्टम था जो स्टेट के अंदर लागू किया गया था वो खत्म किया गया स्टेट के अंदर से, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहा था। और उसको लागू कहां पे किया, उसको लागू किया गया सेंटर के अंदर। ठीक, इसको लागू किया गया सेंटर के अंदर। ठीक, और इसी में एक नई चीज और देखी गई। वो नई चीज क्या है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट द पावर वर डिवाइडेड इनटू द फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो शेड्यूल 7 की जो मैं बात कर रहा हूं, शेड्यूल 7 जिसमें हम देखते हैं कि 3 लिस्ट है, उसी टाइप से जो लिस्ट है 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर भी 3 लिस्ट देखने को मिलती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक, और कंकरेंट लिस्ट। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो लिस्ट वाला जो ये प्रोविजन है उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है ये कहां से ली है हमने, ठीक है, और जो प्रोविंशियल या स्टेट लिस्ट है ये कहां से ली है और फेडरल लिस्ट कहां से ली है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो 1919 का जो एक्ट था
उसके अंदर भी लिस्ट वाला सिस्टम था, लेकिन वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग था। ये सब एज इट इज जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लागू नहीं, ये कुछ चेंज के साथ लागू हुई। वो 1990 वाला अलग था। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस बाय एंडिंग डबल रूल, जो प्रोविंस है उनके अंदर जो डबल रूल है वो खत्म कर दिया गया। आगे बात करेंगे इस एक्ट में और क्या चेंज हुआ कि जो केंद्र है उसमें द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। प्रोविजन एज वाज मेड फॉर अडॉप्ट डायरकी एट द सेंटर, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे कह रहा है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एंड द रिजर्व बैंक, यानी जो फेडरल कोर्ट है और रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना किससे हो रही है? 1935 के एक्ट से। आरबीआई की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, ठीक है, ये सब स्थापित हो रहे हैं 1935 के एक्ट से, ये आपको ध्यान रखना है। देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया यूनियन बाय कंबाइनिंग द प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट एज यूनिट्स। इसमें प्रांत और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार जो है ऑल इंडिया यूनियन की बात की गई। इससे पहले क्या है कि इंडिया जो है प्रोविंस में बटा पड़ा है, रियासतों में बटा पड़ा है। तो 1935 के एक्ट से क्या है कि इंडिया को यूनाइट करने की जो है कोशिश की गई, यानी ऑल इंडिया यूनियन के नाम से जो है इसको कंबाइन किया गया। ड्यू टू द लेंथ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एक्ट। ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि नए किस एक्ट को जो है 2 पार्ट में जो है सेपरेट करके जो है लागू किया गया था। तो ये था डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एक्ट्स, ये था 1935 का एक्ट। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं। अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, सॉरी क्रिप्स मिशन 1942 आता है, 1942 में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारे इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जो कांग्रेस थी या गांधी जी के नेतृत्व में उनकी लीडरशिप में जो आंदोलन चल रहे थे, उसने क्या है कि एक तरह से ब्रिटिशर्स का बहिष्कार कर दिया था पूरी तरह। वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। वो चाह रहे थे कि अब जितना जल्दी हो सके इंडिया को फ्रीडम चाहिए। और ये मांग कब से की जा रही थी? 1929 से 28 से डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है कि क्रिप्स मिशन एक भेजती है, ठीक है, और किसकी लीडरशिप में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व में जो है एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। और किस लिए? ये क्या क्या बात करता है? ये कह रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके खत्म होने के बाद इंडिया को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे हम इंडिया को। कब? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, कि तुम हमें सपोर्ट करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और जैसे ही वॉर खत्म होगा तो हम तुमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक, इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इवन इंडियन स्टेट विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। यानी ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के स्टेट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और आगे कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज एंड सेक्शन इन इंडिया रिजेक्टेड द प्रपोजल मेड बाय क्रिप्स मिशन। जितनी इंडिया के अंदर जो भी पार्टीज थी या सेक्शंस थे या जो स्टेट थे, सबने इसको रिजेक्ट कर दिया, भाग इंडिया के अंदर से, ठीक, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया क्रिप्स मिशन को। क्योंकि अब इंडिया को लग गया था, इंडियंस को लग रहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इससे जो है ब्रिटिशर्स की जो जड़ें हैं वो पूरी तरह हिल गई है, ब्रिटिशर्स सब पूरी तरह कमजोर पड़ गए हैं। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत भले गया लेकिन ये पूरी तरह उसमें बर्बाद हो गया था। और अब ये इसके मतलब बस की बात नहीं थी कि ये इंडिया के अंदर अपनी सत्ता जो है बनाए रखे। एक फ्रंट पे जो है इनसे सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे हैं, इनसे अंडमान और ये सब छीन लिया गया। वो जो है जापान के साथ मिलके जो है इससे लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिशर्स को एहसास हो गया था कि अब टाइम आ गया है इंडिया को छोड़ने का। तो धीरे धीरे ये क्या कह रहे हैं कि तुम अपना संविधान बनाओ, हम तुम्हें उसकी आजादी देंगे, ठीक है। उसी के लिए आगे क्या कर रहे हैं, आगे चेंज हुआ कि कैबिनेट मिशन 1946 में एक भेजा गया 1946 में, यानी फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जैसे ही खत्म होता है
1945 में, तो 1946 में एक भेजा गया कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। और ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो भारतीय राज्य हैं, इंडियन जो प्रोविंस हैं, उनसे मिलके क्या बनेगा, ब्रिटिश प्रांत मिलके जो है, मतलब एक तो जो इंडियन स्टेट है और दूसरा जो ब्रिटिश जो प्रोविंस है इंडिया के अंदर, उनसे मिलके बनेगा यूनियन ऑफ इंडिया, इनसे मिलके बनेगा। इसकी बात कर रहे हैं इसमें। दूसरा कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है विल इस्टेब्लिश विच विल हैव 389 मेंबर। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें 389 मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनेगी। फिर कह रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय 14 मेंबर्स फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। एक जो है इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। फिर कह रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में बनेगी। फिर कह रहा है कि संविधान बनने तक भारत का प्रशासन, जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का जो एक्ट है, संविधान बनने तक इस एक्ट के थ्रू ही इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता रहेगा जब तक कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा। ठीक। और इंडिया को जो है संविधान बनने तक एक डोमिनियन जो है स्टेट का जो है डोमिनियन जो लेजिस्लेशन है उसके क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे until a constitution is made the constituent assembly will function as the dominion legislature। ठीक है, डोमिनियन लेजिस्लेचर के रूप में ये काम करेगी। तो ये बात हुई थी 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर, और इसकी जो रिकमेंडेशन थी तो ये इंडियंस ने ऑलमोस्ट मान ली थी, और उसी के तहत जो है इंडिया के अंदर एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और एक गवर्नमेंट इसके अंदर फॉर्म हो गई थी जो अस्थायी थी। हालांकि जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया और वो इससे हट गई थी। ठीक। अब इसमें फिर 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान, ये इसको बोलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। माउंटबेटन प्लान, ये माउंटबेटन जो है ना, ये भारत का आखिरी वॉइसराय था। इंडिया का आखिरी वॉइसराय कौन था? माउंटबेटन। ठीक। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, जिसमें क्या क्या था कि अगस्त 15 1947 से जो है ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक। यानी 15 अगस्त से जो है इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन जाएंगे। और पाकिस्तान को इतनी जल्दबाजी थी, उसको डर लग रहा था कि कहीं 15 अगस्त होते होते जो है फिर से एक ना कर ले, और एक ये कि हम इंडिया से पहले आजाद हो जाए। तो 14 अगस्त को इन्होंने जो है, जैसे हम 15 अगस्त को जो है अपना क्या 15 अगस्त को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ऐसे पाकिस्तान ने तो 14 अगस्त को ही मना लिया था। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई थी। पहले क्या थी? डोमिनियन स्टेटस इसको मिला था, अब इसको फुल जो है पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इसको फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई थी। यानी सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे इंडियंस को कर दिया गया था। 15 अगस्त से अब इंडिया स्वतंत्र हो गया था। हालांकि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो कुछ समय के लिए और इंडिया में जो है वॉइसराय बने रहे। गवर्नमेंट वर इस्टेब्लिश इन बोथ प्रोविंसेस एंड स्टेट। प्रांत और राज्य दोनों में सरकारें स्थापित की गई। यानी सेंटर लेवल पे भी जो है, और जो प्रोविंसेस थे या स्टेट थे उनके अंदर भी जो है सरकारें बन गई। तो इसमें इतना ही था, आगे और देख लेते हैं। तो कुल मिला के 1858 से और 1947 तक जो है जो ब्रिटिश क्राउन ने उसके अंडर में जो एक्ट आई वो मैंने आपको बता दिए, जो इसका चरण 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है, इसको वो बता दिया। और इससे पहले 1773 से लेके 1853 तक जितने भी एक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। 1853 तक के जितने एक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कंसेप्ट, फैक्ट जो भी थे वो एक एक मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद इन फैक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये एक्ट्स हैं, इनके अंदर से कुछ बचता हो। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया
यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आ पाएगा। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना। थैंक यू।